हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने 6 केसेस देख लिए थे जब कंसिडरेशन ऑन ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होते हैं। उस केस में एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। आज हम उसका लास्ट पॉइंट कवर करने वाले हैं कि जब कंसिडरेशन अपोज टू पब्लिक पॉलिसी रहता है, उस केस में अनलॉफुल कंसिडरेशन माना जाता है और एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। तो चलो आइए देखते हैं कब ऐसे केसेस होते हैं, कौन से केसेस ऐसे होते हैं जिसमें अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कहा जाता है कंसिडरेशन को और एग्रीमेंट वॉइड माना जाता है। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, तो आप थोड़ा ध्यान से इसको समझिए। कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट है। पहला पॉइंट है ट्रेडिंग विथ एनिमी। देखो, इस पॉइंट में ऐसा कहा गया है कि जो भी कंट्री के साथ इंडिया का वॉर होता है वो कंट्री अपने लिए एनिमी होती है। ड्यूरिंग द वॉर उस कंट्री के साथ हमारी कंट्री का कोई भी, इंडिया की कंट्री का कोई भी पर्सन उस कंट्री से, उस कंट्री के पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। उस टाइम के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। तो जब तक वॉर कंटिन्यू रहेगा तब तक आप वो एग्रीमेंट, वो कोई उस कंट्री, अपोजिट कंट्री जो है, सामने वाली कंट्री के कोई भी पर्सन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। तो पहला पॉइंट ये बता रहा है कि जो दूसरी कंट्री रहेगी जिसके साथ इंडिया का वॉर हो जाएगा, उसके साथ हम उस टाइम ड्यूरिंग द वॉर, जब तक वॉर कंटिन्यू रहेगा तब तक हम उसके साथ कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ऐसा आपने कोई भी एग्रीमेंट किया होगा तो उस टाइम पे वॉइड हो जाएगा। हाँ, वॉर ख़त्म होने के बाद फिर आप वो सामने वाली जो कंट्री है, अपोजिट कंट्री है, उसके साथ आप ट्रेड कर सकते हो। ड्यूरिंग द वॉर नहीं कर सकते, ठीक है। वो एग्रीमेंट क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट है स्टिपलिंग प्रोसिक्यूशन। अब इसमें ऐसा कहा गया है कि मान लो अगर सामने वाला कोई पर्सन है, वो कुछ गलत काम कर रहा है, उसके ऊपर आपने केस कर दिया है कोर्ट में, और वो जो सामने वाला पर्सन है वो आपको रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो केस वापस ले लो, मैंने जो भी आपका नुकसान किया है, मैंने जो कुछ भी गलत काम किया है उसको मैं ठीक कर दूंगा, और आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, आप उसको ऐसा बोल रहे हो कि ठीक है चलेगा, आप मुझे जो गलत काम आपने किया है आप उसको सही कर दो, मैं केस वापस ले लेता हूँ। तो ऐसा वाला जो भी एग्रीमेंट होगा आप दोनों के बीच में, उसको कहा जाता है स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, और वो एग्रीमेंट भी वॉइड माना जाता है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाता है, क्योंकि वो गुनहगार है, उसने कुछ गलत काम किया है और आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, तो वो वाला एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। हाँ, लेकिन अगर वो जो उसने गलत काम किया है, अगर वो कंपाउंडेबल ऑफेंस है, कंपाउंडेबल का मतलब होता है, देखो अपने लॉ में कुछ ऐसे ऑफेंसेस है, कुछ ऐसे गुनाह है जिसकी सज़ा जो होती है, पनिशमेंट जो होती है, उसको कंपाउंडिंग किया जा सकता है। कंपाउंडिंग का मतलब सज़ा के बदले कुछ फीस भर के, कुछ पेनल्टी भर के वो सज़ा माफ़ हो जाती है, उसको कहते हैं कंपाउंडिंग ऑफेंसेस, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। तो अगर वैसा वाला उसने कुछ गुनाह किया है और आप और उसके बीच में एग्रीमेंट हो रहा है कि वो काम सही कर देगा और आप केस वापस ले लोगे, तो कंपाउंडेबल ऑफेंस होगा, तो उसको हम एग्रीमेंट वॉइड नहीं मानेंगे, वो एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। लेकिन ऐसा कोई गुनाह होगा जो कंपाउंडेबल नहीं है, उसका केस आप वापस ले रहे हो, तो वैसा वाला एग्रीमेंट जो रहेगा वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा और वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो कंपाउंडेबल ऑफेंस का केस आप वापस नहीं ले सकते हो, कंपाउंडेबल ऑफेंस का केस आप वापस ले सकते हो, लेकिन जो केस कंपाउंडेबल नहीं है, ऑफेंस कंपाउंडेबल नहीं है, उसका केस आप वापस नहीं ले सकते हो, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें ज़्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आता है कि इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है और चैम्पर्टी का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। मान लो 3 पर्सन है, ए बी और सी। ए और बी के बीच में कोई केस चल रहा है। ए है वो किसी पार्टी के ऊपर केस कर रहा है और बी उसका लॉयर है, मान लो। यहाँ पे सी जो है उसका उस केस के साथ कोई रिलेशन नहीं है, उसका उस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रॉमिस करता है ए को कि आप केस है ना ये चालू रखो, आप मेंटेन रखो, इसका जो कुछ भी खर्चा आएगा ये मैं भरने को तैयार हूँ। हाँ, उसके बदले हो सकता है सी ए से कुछ मांगे, बाद में कुछ ले, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि सी उसको सपोर्ट कर रहा है, सी उसको पैसे दे रहा है केस करने के लिए, केस को मेंटेन करने के लिए ए को, ठीक है। हालांकि सी का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो इस केस से कोई रिलेटेड पार्टी नहीं है, लेकिन फिर भी वो ए को पैसे दे रहा है, इसको कहते हैं मेंटेनेंस। तो ऐसा वाला एग्रीमेंट अलाउड है
देखो यहाँ पे क्या बात कही जा रही है, ये वाला एग्रीमेंट अलाउड रहेगा, ये एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा। हालांकि हमने ऊपर के जो 2 केसेस देखे उसमें देखे कि वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाते हैं। यहाँ पे मेंटेनेंस का जो एग्रीमेंट रहेगा वो वॉइड नहीं रहेगा। अब देखते हैं हम चैम्पर्टी का मतलब क्या होता है। चैम्पर्टी में अब यहाँ पे जो पर्सन सपोर्ट करता है ना वो इंटरेस्टेड पार्टी ही होती है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, मान लो 2 पर्सन है ए और बी। ए केस कर रहा है किसी पर्सन के ऊपर और बी उसका लॉयर है। यहाँ पे बी बोलता है कि यहाँ पे जो कुछ भी खर्चा आएगा केस करने का, ये पैसे मैं आपको देता हूँ, बदले में कुछ मुझे जो कुछ भी, अगर केस जीत गए तो उससे जो फायदा होगा ए को, उसमें से कुछ पोर्शन मुझे दे देना, ऐसा उसको बी कहता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी पैसे देने की बात हो रही है, सपोर्ट देने की बात हो रही है ए को, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट कौन कर रहा है, जो इंटरेस्टेड पार्टी है, जिसका उस केस में इंटरेस्ट है। ठीक है, और बदले में वो क्या मांगेगा, जो कुछ भी जीतेगा ए, उसको जो पैसे मिलेंगे उसमें से कुछ पोर्शन वो बी उससे ले लेगा। ठीक है, तो ऊपर ऊपर के केस में क्या था, मेंटेनेंस में उसको ए को सपोर्ट कौन कर रहा था, सी कर रहा था, जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। और चैम्पर्टी में क्या होता है, वो पर्सन सपोर्ट करता है जिसका इंटरेस्ट होता है। तो ये वाला एग्रीमेंट भी वैलिड ही है, इसको भी वॉइड नहीं माना जाएगा। हाँ, लेकिन अगर ये जो एग्रीमेंट दोनों के बीच में हो रहा है, ए और सी के बीच में मेंटेनेंस के केस में, और चैम्पर्टी के केस में ए और बी के केस में, ये जो एग्रीमेंट हो रहा है, अगर ये अनरीजनेबल होगा तो फिर ये वैलिड नहीं माना जाएगा, ये वॉइड माना जाएगा। या तो फिर अगर ए और सी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है मेंटेनेंस का, या फिर ए और बी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है चैम्पर्टी का, अगर ये मैलिशियस मोटिव के हिसाब से किया है, मुझे कुछ खराब इरादे से किया गया है, गलत इरादे से किया गया है, तो ऐसा कुछ होगा तो फिर एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। हाँ, अनरीजनेबल टर्म्स नहीं है, मैलिशियस मोटिव नहीं है, तो फिर ये एग्रीमेंट वैलिड है। या इन दोनों में से कुछ भी है, अनरीजनेबल है या मैलिशियस मोटिव है, तो फिर ये एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं, ट्रैफिक रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेस। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी ऐसा बंदा है जो मान लो गवर्नमेंट सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है, सरकारी नौकरी है उसकी, और वो दूसरे बंदे से पैसे ले रहा है, दूसरे पर्सन से पैसे ले रहा है, वो क्यों पैसे ले रहा है, वो बोल रहा है कि मैं आपको नौकरी दिलवा दूंगा, आप मुझे पैसे दो, तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट है तो फिर उसको वॉइड माना जाएगा। क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट ही सिर्फ दे सकती है नौकरी गवर्नमेंट पोस्ट पे, और कोई बंदा नहीं दे सकता है, पब्लिक सर्वेंट नहीं दे सकता है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो डिजर्विंग बंदा होगा उसकी पोजीशन चली जा रही है। तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट हुआ है जिसमें एक बंदा सरकारी नौकरी के लिए, पब्लिक सर्वेंट की इसके लिए, जॉब के लिए अगर वो पैसे दे रहा है, तो ऐसे एग्रीमेंट वॉइड माने जाएंगे, वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। या तो फिर सेकंड एग्जांपल इसमें दिया है, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट हो रहा है जिसमें पब्लिक रिकॉग्निशन खरीदने की बात हो रही है, प्रोक्योर करने की बात हो रही है, जैसे कि पद्म विभूषण, तो ये सारा जो भी एग्रीमेंट होगा ये वॉइड होगा। म्हणजे आप पैसे दे रहे हो सामने वाले को कि पद्म विभूषण मुझे दिया जाए, तो वो सारा एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। फिफ्थ पॉइंट में दिया गया है, एग्रीमेंट्स टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोलीज। अगर कोई मोनोपोली क्रिएट करने के लिए आप एग्रीमेंट कर रहे हो तो वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है और उसको वॉइड माना जाएगा। सिक्स्थ पॉइंट में दिया है मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट। मैरिज ब्रोकरेज का मतलब अगर आप सामने, अगर मान लो यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, ए पर्सन है, अगर वो बी से एग्रीमेंट कर रहा है, वो बी को बोल रहा है कि आप मेरे लिए वाइफ ला दो, वाइफ मुझे प्रोक्योर करके दो, तो ऐसा जो भी एग्रीमेंट होगा, मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे बोला गया है कि जो मैरिज ब्यूरो होते हैं वो सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वो कोई निगोशिएट नहीं करते मैरिज वगैरह के लिए, तो यहाँ पे वो मैरिज ब्यूरो के जो है वो वैलिड माने जाते हैं, यहाँ पे वो मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट में नहीं आते हैं। मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट का मतलब है सिंपली सौदा करना, मुझे वो बोल रहा है कि मुझे अब वाइफ ला के दो, वाइफ प्रोक्योर करनी है मुझे, तो वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। ठीक है, पॉइंट नंबर 7, इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस। इसमें कहा गया है कि अगर आप किसी भी जुडिशियल ऑफिसर को पैसे दे रहे हो ताकि वो गलत डिसीजन दे, आपके फेवर में डिसीजन दे, वो पार्शली एक्ट करे या फिर करप्टली एक्ट करे, तो ऐसे कोई भी एग्रीमेंट हो रहे हैं तो वो क्या माना जाएगा, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। म्हणजे आप रिश्वत दे रहे हो जज को कि आप मेरे वो पार्शली एक्ट करे, वो करप्टली एक्ट करे, तो ऐसे एग्रीमेंट्स वॉइड माने जाते हैं। ठीक है,
इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। अब इसमें सिंपली ऐसा है, आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। इसमें दो एग्जाम्पल दिए गए। यहाँ पे सिंपली पहला एग्जाम्पल ये है कि एक एजेंट है। अब एजेंट को तो प्रिंसिपल का ही काम करना चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो किसी और को कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, किसी और के लिए परफॉर्म कर रहा है। प्रिंसिपल को छोड़ के किसी और को कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है वो, जो कि इनवैलिड माना जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में और भी अच्छे से समझेगा आपको। कोई एक फर्म का मैनेजर है। अब फर्म का मैनेजर है, वो कोई उसके पास कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आता है तो उसको फर्म को देना चाहिए। वो तो फर्म के बिहाफ पे काम कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट से जो भी फायदा होगा उसको फर्म को मिलना चाहिए। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट किसको पास कर रहा है, एक्स को पास कर रहा है। और एक्स क्या कर रहा है, उसको प्राइवेटली पैसे दे रहा है 2 लाख रुपए। तो ये एग्रीमेंट जो उनके बीच में हो रहा है वो क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। इसे सिंपली कहने का मतलब ये, आप जिसके लिए काम कर रहे हो तो सारे एग्रीमेंट्स आप उसको पास करोगे, ना कि किसी और बंदे को। अगर आप किसी और बंदे को पास कर रहे हो और बदले में उससे प्राइवेटली पैसे ले रहे हो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो वो सारे एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माने जाएंगे और वो एग्रीमेंट वॉइड माने जाएंगे। पॉइंट नंबर 9 में कहा है कि अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें कोई एक पार्ट अनलॉफुल है लेकिन दूसरा पार्ट जो है वो लॉफुल है, तो लॉफुल वाला पार्ट वैलिड माना जाएगा और जो इलीगल पार्ट है, वो अनलॉफुल पार्ट है, वो वॉइड माना जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट को हम सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं, तो टुकड़ों में बांट सकते हैं, तो फिर वैलिड वाला जो है, लीगल वाला जो पार्ट है उसको वैलिड माना जाएगा और इलीगल वाला जो पार्ट है उसको वॉइड माना जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, आप एक बार एग्जाम्पल पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये जो 7th वाला पॉइंट था, व्हेन कंसिडरेशन इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, यहाँ पे ख़त्म हुआ। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये एसेंशियल एलिमेंट भी ख़त्म होता है। अब हमारा सिर्फ एक ही एसेंशियल एलिमेंट बचता है, एग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड, जो कि मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।